विपक्षी एकता की तैयारी कितनी भारी? भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आगे हैं। कौन कौन थामेगा कांग्रेस का हाथ? महागठबंधन में हम लोग 7 पार्टियां हैं और 7 पार्टी में जब एक हम लोग हैं, जब कहा जाएगा सम्मिलित होने के लिए तो शामिल होंगे। नहीं शामिल होने के बाद भी हम कह सकते हैं कि हमारा गठबंधन है। बीजेपी का किसे मिलेगा साथ? जनता नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधान सेवक फिर से बनाना चाहता है और पूरी जनता साथ है। ये पलटू राम से कुछ होने वाला नहीं है। विपक्षी एकता की बैठक पर बीजेपी का वार। विपक्षी एकता की बात करते हैं, इनके आपस में ही पहले इनके अंदर ही एकता नहीं है। यहाँ पे बिहार में जो ये दलित विरोधी और जो भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, इनके गठबंधन के साथ ही इनसे खुश नहीं है। कांग्रेस के जो आला कमान बैठे हैं उनके अंदर कोई लोग खुश नहीं है। क्या 24 में करिश्मा दिखा पाएगा विपक्ष? आगामी 2024 के चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, एक भारी बहुमत से बनेंगे। इनकी एकजुटता करने से कुछ नहीं होगा। सियासत के पेड़ पर विपक्षी एकता के फूल और कांटे। सारे विपक्षी दलों जो है कांग्रेस पार्टी हम लोगों का प्रयास है कि कोई 24 की लड़ाई में किसका कुनबा कितना मजबूत? ये लोग जितने ही जुटेंगे उतना ही जनता जुटी हुई है। जनता जुट करके एक साथ ये पलटू राम, सल्टू राम, उल्टू राम सबको पटक करके उठा करके भेज देगी नेपाल के तराई में। कुनबा बढ़ाओ, जीत पाओ। तो आज बात होगी कुनबा बढ़ाओ जीत पाओ की। लोकसभा का चुनाव और उसकी तैयारियां जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। तभी तो 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है। खबरें हैं कि तमाम दिग्गज एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे होंगे। अभी कौन होगा कौन नहीं, इसमें भी कश्मकश है। लेकिन हां, विपक्षी एकता अब आने वाले वक्त में साफ हो सकती है और उसमें यह बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है। अखिलेश यादव, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, खड़गे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी एक साथ एक छत के नीचे। अब सब गुनगुना रहे हैं, साथ ही हाथ मिलाना रे, साथ ही रे, धाना गीत, साथ ही हाथ बढ़ा रहे हैं, साथ ही रे। अब साथ ही हाथ मिलाना रे, साथ ही रे। मगर बात सिर्फ विपक्षी एकता की नहीं है, बल्कि एनडीए की भी है। एक तरफ विपक्षी एकता और दूसरी तरफ एनडीए।
2014 बीजेपी सत्ता में आई, आप कहिए एनडीए सत्ता में आई, और 2019 एक बार फिर से एनडीए ने सत्ता हासिल की। जहां एक तरफ विपक्षी एकता के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं, वहीं सियासी तराजू पर यूपीए वर्सेस एनडीए को देखा जाए तो उसमें एक आंकड़ा दिलचस्प है। 2014 में एनडीए 28 दल उसके साथ थे और बीजेपी सबसे बड़ा था, और आज की स्थिति में एनडीए के पास लगभग 18 दल हैं, 18 गठबंधन के साथी, और 18 में भी 2 बड़े दल के अलावा बाकी छोटे छोटे दल हैं। बीजेपी मजबूत हुई है, यह सच है, मगर एनडीए का कुनबा कमजोर हुआ है। अब बीजेपी भी नई रणनीति पर काम कर रही है। जहां कांग्रेस विपक्षी एकता के गीत गुनगुना रही है, वहीं बीजेपी अपने पुराने साथियों को, जो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक बार फिर से साथ लाने की कोशिश कवायद कर रही है। अब विपक्षी एकता की तैयारी कितनी भारी, दोनों तरफ से कोशिश कवायद हो रही है। कौन कांग्रेस का हाथ थामेगा, कौन बीजेपी का साथ आएगा बीजेपी के साथ, और विपक्षी एकता की बैठक में क्या यह स्थिति साफ हो जाएगी। 23 जून को बिहार में 24 का ट्रेलर मिल जाएगा, और अब इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि विपक्षी आएंगे साथ या नीतीश रहेंगे खाली हाथ। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं 4 बयान जो इस बैठक को लेकर विपक्षी एकता पर वार भी है और पलटवार भी। देखिए जरा, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे, ताकि यह देश आगे बढ़े, बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं यतीन जी, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास। ये लोग जितने ही जुटेंगे उतना ही जनता जुटी हुई है। जनता जुट करके एक साथ ये पलटू राम, सल्टू राम, उल्टू राम सबको पटक करके उठा करके भेज देगी नेपाल के तराई में। जनता नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधान सेवक फिर से बनाना चाहता है, और पूरी जनता साथ है। ये पलटू राम से कुछ होने वाला नहीं है। तो कुनबा बढ़ाओ जीत पाओ, दोनों तरफ से कवायद। सिर्फ विपक्ष का जिक्र हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि बीजेपी भी अपने पुराने साथियों को साथ लाने की कोशिश कवायद शुरू कर चुकी है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इनकी राय देखते सुनते आ रहे हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं बेबाक अंदाज से। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। हमारे साथ संजीव जी जुड़ गए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक देवेंद्र प्रमुख साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत एक राजनीतिक आकलन के साथ प्रेम जी मैं आपके साथ करना चाहूंगा। यह विपक्षी एकता का जिक्र किया जा रहा है, यह वाकई सच है या फिर सपना है? क्योंकि दूल्हा तो हर कोई बनना चाहता है,
कहा जा रहा है कि लड़के के लिए लड़की ढूंढ के लाओ शादी के लिए, लेकिन सभी दूल्हे बन के घूम रहे हैं, तो फिर क्या ये सपना साकार हो पाएगा? हाँ, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तिलक जी, और 2024 से पहले महत्वपूर्ण घटना भी होगी जिसका अंजाम चाहे जो हो। और एक जो कोशिश दिख रही है, एनडीए भी है, यूपीए भी है, और एक पहला मोर्चा बनाने की कवायद है जिसको यूपीए का समर्थन है। अब ये कवायद परवान चढ़ती है कि नहीं, ये देखने की बात है, लेकिन जो कुनबा दिख रहा है, ये ऐसा पिछले चुनाव में नहीं हो पाया था, इस चुनाव में होने की गुंजाइश दिख रही है। ऐसा इसलिए कि महाराष्ट्र का अनुभव है लोगों के पास। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी जो है वो एक मजबूत संगठन, घटक दलों का संगठन बनकर उभरा। बिहार में भी आरजेडी और जेडीयू ने जब मिलकर चुनाव लड़े तो अच्छा परिणाम आया। तो ये दो जो स्रोत हैं जहां से कि उम्मीद जगती है कि विपक्ष को खड़ा किया जा सकता है, वहीं से इसका यानी आपका अनुभव यह कहता है कि 23 जून को जो है बिहार में 24 का ट्रेलर दिखने को मिल जाएगा? देखिए, मजबूत तैयारी जरूर दिखेगी। यही कारण है कि एनडीए की बैठक और एनडीए को इकट्ठा करने की कवायद समांतर रूप में शुरू हो रही है। अगर वो डर नहीं होता तो एनडीए की तो परवाह ही नहीं कर रही थी बीजेपी। सारे दल कब से छोड़ के भागे हुए, उनको मनाने भी कभी नहीं गई बीजेपी। अब एनडीए को की कवायद जेडीएस को जोड़ लीजिए, अकाली दल को जोड़ लीजिए, और दूसरे तमाम पुराने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को जोड़ लीजिए, या एआईयूडीएमके को जोड़ लीजिए। ये सब जरूरत अगर महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि अकेले बीजेपी को भी चुनाव में जाने से टीडीपी को भी साथ में लाने की कवायद हो रही है। हाँ, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। जो भी बीजेपी के संभावित सहयोगी हो सकते हैं, कभी एनडीए का पार्ट नहीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या विपक्षी एकता में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। क्या ये वाकई में दिक्कत नहीं है सबसे बड़ी? अभी तो सबने इस दावे को छोड़ ही दिया है। अब किसी के नहीं, सर, मन में तो सबके लड्डू फूट रहे हैं ना। हर कोई ये चाहता है कि भाई हमारा नाम आगे हो जाए। अब यहां पे कोई वीपी सिंह तो दिखाई नहीं दे रहा कि रिंग रोड पर 1.5 घंटे घूमते रहो कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ और वगैरह। ना बाबा, मैं मुझे नहीं बनना जी। तिलक जी, अगर एक पार्टी बीजेपी जिसको इतनी सीटें हैं, हाँ, उसमें भी कई के मन में रहता है कि मोदी की जगह योगी आ जाए, कि नितिन गडकरी आ जाए, कि दूसरे, होता ही है। नहीं, वहां तो चेहरा साफ है ना। नहीं, वहां तो चेहरा साफ है ना प्रेम जी, कि ये चेहरा है हमारा और यही चेहरा रहेगा। कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि नहीं हमारी भी दावेदारी है। मन में किसी के भी लड्डू फूटे। देखिए, हर पार्टी को ये स्थिति झेलनी पड़ती है, जबकि उसके पास कभी चेहरा साफ होता है और कभी चेहरा साफ नहीं होता है। हाँ। इन स्थितियों से बीजेपी भी गुजरी है, इन स्थितियों से कांग्रेस भी गुजरी है, इन स्थितियों से विपक्ष भी गुजरा है। तो इसलिए ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि विपक्ष की एकता में बाधा बन करके ये सामने आएगा। हाँ, ये मुद्दा इस रूप में होगा कि ये दिखा करके चुनाव में वोट मांगे जाएंगे। बीजेपी कहेगी कि हमारे पास चेहरा है, आपके पास चेहरों की लड़ाई। एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर मैं उसके बाद राजनीतिक टिप्पणी लूंगा। मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये जो अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और आपका चंद्रबाबू नायडू, ये जो अलग से खिचड़ी पक रही है, शरद पवार, ये फिर खिचड़ी की महक आप भी तो महसूस कर रहे होंगे ना? देखिए, ये अलग से खिचड़ी नहीं है तिलक जी। हाँ। इस देश की तासीर है। नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस पॉलिटिक्स यहाँ पहले से रही है इस धरती पर। हाँ। तो वो समय समय पर अपनी जगह स्पेस खोजने की कोशिश करती है। हाँ। लेकिन इस चुनाव में नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस का कोई स्पेस अब नहीं रह गया। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के भी रुख में बदलाव आया है, ममता जी के भी रुख में बदलाव आया है। हाँ, एक केवल टीआरएस से बीआरएस हुए के चंद्रशेखर राव जी का रुख नहीं बदला है। बाकी सारे लोग तीसरा मोर्चा वाले कॉन्सेप्ट से हट चुके हैं। ठीक। प्रेम जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप हमें समझा रहे हैं। मैं एक बात अब आपसे जानना चाह रहा था, संजीव जी, जो बात प्रेम जी कह रहे हैं कि ये सच हो सकता है लेकिन है सपना, आपको लगता है ये साकार हो पाएगा? होगा तो आखिरकार किस फॉर्मूले के आधार पर? यहां तो हर किसी की अपनी डफली, अपना राग है, कैसे कर पाएंगे? देखिए, नीतीश जी की अगुवाई में जो कि महागठबंधन होने जा रहा है और जिसकी मीटिंग 23 जून को होने जा रही है,
हाँ। मेरा पूरा यकीन है कि आने वाले समय के अंदर महागठबंधन अच्छे तरीके से काम करेगा और सारी चीजें क्लैरिटी के साथ निकल करके सामने आएंगी, जिससे कि महागठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भी पहले से क्लियर होगा, ताकि बीजेपी को कड़ी से कड़ी टक्कर दी जा सके और आने वाले चुनाव के अंदर महागठबंधन की सरकार बनकर के देश के अंदर आ सके। नहीं 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 नहीं, ये मेरा कम से कम जो पत्रकारिता का अनुभव है ये मुझे बता रहा है कि ये वाला मसला नहीं है। प्रधानमंत्री वाला बवाल छेड़ दिया तो फिर तो हो गया काम। नहीं प्रेम जी, ये कह रहे हैं संजीव जी कि नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा भी साफ हो जाएगा। जैसे कि राहुल गांधी को कहेंगे नहीं आप ही हमारे है सरताज है और हम ही आपके पीछे जो बोले हैं जय हिंद जय भारत, ये वो वाला सिस्टम कह रहे हैं। प्रेम जी ये हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि चेहरा लेकर के विपक्ष जाने वाला है। हालांकि कांग्रेस चेहरा नहीं दे रही है, ये सिद्धांत रूप में कांग्रेस तैयार है कि हम नहीं प्रेम जी, अब फिर वही आप इतने 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 अनुभवी व्यक्ति हो कि आप किसको, अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस का चेहरा कौन है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। संजीव जी खड़गे जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या? नहीं, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद ये तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपके नेता कौन है, खड़गे या राहुल गांधी? देखिए, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट खड़गे जी हैं और हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे दोनों नेता हैं। लीजिए, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है प्रेम जी। नहीं, खड़गे जी प्रेसिडेंट है, उनको मालूम है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होता है, नेता नेता होता है। वो कह रहे हैं नेता नेता ही है हमारे राहुल गांधी। तो हमारी पार्टी के नेता हैं। बंद कर दें, आप क्या चाहते हैं? नहीं ना कहें कि राहुल गांधी नेता हैं। नहीं नहीं, वो तो है ना, यही तो क्लियर है। मैं तो यही तो बात कह रहा था सर कि राहुल गांधी तो नेता हैं। अब ये कहेंगे कि खड़गे नेता, खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे हो सकता है? या फिर ये कोई रॉकेट साइंस है कि कांग्रेस अगर कह रही है तो कांग्रेस में चेहरा कौन है, राहुल गांधी? संजीव जी गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, यहाँ एक लाइन का हस्तक्षेप मेरा ये है कि अब तक गांधी परिवार से कोई भी अल्पमत की सरकार का नेतृत्व करने नहीं आया है, तो हमें ये लगता है कि राहुल गांधी भी जब तक की पूर्ण बहुमत वाली स्थिति कांग्रेस की नहीं होगी। लेकिन एक सर पूरी बात सर आप ये बात गलत हो जाएगी प्रेम जी, पूरी बात बोलिए ना सर कि अल्पमत की सरकार का नेतृत्व करने नहीं आया, लेकिन अल्पमत की सरकार को टिकने भी नहीं दिया, ये भी तो सच है ना? नहीं, पीवी नरसिम्हा राव सरकार अल्पमत की सरकार थी और वो टिकी, पूरी चली थी। तो फिर चंद्रशेखर और वो तो बैसाखी वाली सरकार है। अच्छा, वो बैसाखी वाली थी। ओके ओके। संजीव जी ये जरा बता पाए अगर हमारे दर्शकों को कि किस फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस अपने आप को एडजस्ट कर लेगी? देखिए, अभी आपने थोड़े समय पहले देखा होगा राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उस यात्रा के दौरान अगर आपने देखा होगा तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जनता के मुद्दे उठाए, युवाओं के मुद्दे उठाए, औरतों के मुद्दे उठाए, तो धीरे धीरे करते उसका फायदा हमें हिमाचल के अंदर भी मिला और कर्नाटक के अंदर भी मिला। तो मुझे यकीन है कि आने वाले मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन ये फायदा गुजरात में क्यों नहीं मिला मेरे भाई? देखिए, अच्छा हाँ, कुछ कह रहे थे, पूरा करिए बात। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। राहुल गांधी जी की यात्रा से हमें और भी जगह फायदा मिला। अगर गुजरात के अंदर उसका फायदा नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह फायदा नहीं मिला। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है कर्नाटक में दिखाई दिया, कर्नाटक के अंदर भी दिखाई दिया, हिमाचल के अंदर। अच्छा, बिना गए हिमाचल में दिखाई दे गया? देखिए, बिना गए हिमाचल में नहीं दिखाई दिया। हाँ। राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, लोगों ने जिस तरीके से उनको टेलीविजन पे देखा और ये यात्रा का अनुभव महसूस किया, उस तरीके से हिमाचल के लोगों ने राहुल गांधी जी के नाम पे वोट दिया और हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। अब मैंने आपको जो सवाल किया था, मेरे सवाल को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या लगता है किस फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस इस विपक्षी एकता में अपने लिए उम्मीद खोज सकती है? समझ में आया मेरा सवाल सर? फॉर्मूला? हाँ, देखिए मैं वही फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। एक विपक्ष की एक महागठबंधन की बैठक होने वाली है, उसमें ये फैसला किया जाएगा और देखा जाए तो कांग्रेस एक पैन इंडिया सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है पूरे विपक्ष के अंदर, तो कांग्रेस ही पूरे महागठबंधन की अगुवाई करने वाली। तो जो भी रणनीति होगी वो सारे के सारे विपक्षी दलों के साथ मिलकर के बैठ करके बनाई जाएगी और आने वाले समय के अंदर महागठबंधन की सरकार बनेगी। जिसकी मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था। उत्तर प्रदेश में आपका फॉर्मूला क्या होगा, पंजाब में आपका फॉर्मूला क्या होगा, है ना?
आपका फॉर्मूला जो है बिहार में क्या होगा? क्या आप वहां पर बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे? मेरा सवाल ये था। खैर देखिए, उसके लिए ओके। उसके लिए 23 तारीख को बैठक होने वाली है और उसी समय डिसाइड किया जाएगा कि किस किस राज्य के लिए क्या क्या बैठक होने वाली है, कहाँ कहाँ पे कांग्रेस को प्रमुख साहब अलायंस करने की जरूरत है, कहाँ पे कांग्रेस को अकेले लड़ने की जरूरत है। प्रमुख साहब, चलिए, ये तो बहुत कमजोर हैं आप लोगों के सामने, जैसे आप लोग कहते हैं कि कमजोर विपक्ष, एकजुट नहीं है, एक साथ नहीं है, बिखरे बिखरे हैं, इनका एजेंडा सिर्फ एक कि मोदी को हराना है। लेकिन प्रमुख साहब, आप तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करते हैं, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा? तो जरा दर्शकों को यह बताइए, जब आप दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है तो सुनने में आपको भी जरूरत पड़ रही है साथियों की। कहा जा रहा है कि पुराने साथी खोज के लाइए। ऐसा क्या हो गया कि आपको भी जरूरत पड़ रही है महसूस? इसकी जरूरत ये पड़ी है कि बहुत लोग जो हैं अपने अपने तरीके से बात करते हैं और कई टीवी चैनल के माध्यम से या कई डिबेट के माध्यम से ये चीज निकलती थी, या विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि बीजेपी तो बहुत अहंकार में है, वो बात नहीं करके अपने साथियों से उनको सम्मान कम देते हैं। इसलिए हमने कहा कि समय है, सम्मान भी देंगे, बात भी करेंगे, उनका अधिकार भी देंगे। प्रमुख साहब का ऑडियो प्लीज सही करिए। प्रमुख साहब का ऑडियो प्लीज सही करिए। प्रमुख साहब का ऑडियो प्लीज। आ रहा हूं प्रमुख साहब आपके पास। रमेश मोहन जी, तब तक ऑडियो करेक्ट होगा। ये केजरीवाल जी सबके साथ जा रहे हैं, वाकई में लगता है आपको कि केजरीवाल को कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी, जिन्हें आपने दिन रात सुबह शाम उठते बैठते कोसने का काम किया पानी पी पी कर, वो आपको अपना लेंगे? अगर ऐसा नहीं लगता तो 24 जून को जो बैठक पटना में हो रही है उसमें अरविंद जी को आमंत्रित किया क्यों जाता? अच्छा, कांग्रेस भी आमंत्रित है। हाँ, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, इसलिए सभी स्वीकार्य है। कल नहीं, ये बैठक कांग्रेस के घर में नहीं हो रही, उनको भी न्योता मिला और आपको भी न्योता मिला है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने आपको न्योता दिया है। मतलब कि एक बारात है, उस बारात में आपको भी बाराती बन के जाना है और उनको भी बाराती बन के जाना है। बिल्कुल। हाँ। अब आपने बारात का एक एग्जाम्पल लिया जी, तो बाराती कभी कभी ये भी तो कहते हैं जी वो आपकी बारात में आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसा भी बोलते। अच्छा, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। हाँ, इसका मतलब सभी एक दूसरे को अभी तक तो स्वीकार है। हाँ, बैठक के स्तर पे तो स्वीकार है। आप लार्जर पिक्चर पे ध्यान दीजिए जरा। ठीक। कल स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री ने कहा हाँ, कि ये विपक्ष की एकता इसलिए हो रही क्योंकि वो भाजपा से अकेले लड़ पाने में सक्षम नहीं है। तो इसमें गलत क्या है? अरे साहब, यही तो गलत है। बताइए कैसे? बहुत पुराना गठबंधन इस देश में चल रहा था, हाँ भाजपा और शिवसेना का। जी, कांग्रेस ने तो अकेले अपने दम पे कई साल सत्ता चलाई। हाँ, कांग्रेस तो फिर बाद में गठबंधन की राजनीति में भाग लेने को तैयार हुई। हाँ, लेकिन ये जो एनडीए का शासन चल रहा है, हाँ, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो अपने आप को विश्व का सर्वाधिक बड़ा संगठन कहती है? ऐसा तो नहीं है। नहीं, दो ही बड़े साथी हैं और उसके साथ तो सारे छोटे छोटे साथी हैं। अब अकालियों को मनाने की कवायद चल रही है। देखिए, ये हर जगह होता है कि जब गठबंधन बनता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के स्तर पर यह बन रहा है गठबंधन। आपको एक खबर भी दे दूं, हालांकि आपको पता ही होगी, आप तो 24 घंटे उसी में रहते। आज ही कांग्रेस ने अनाउंसमेंट किया है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। ये अधीर रंजन चौधरी साहब ने अनाउंस किया है। तो मेरे कहने का मतलब है नहीं, उनके बयान को सीरियस मत लीजिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं। ओके, लोकसभा के स्तर पर है। अरे वो एलओपी है भैया। नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूं सर, क्योंकि वहां वो 36 का आंकड़ा है वहां पे अधीर रंजन और ममता जी का। मैं गलत बोल रहा हूं, टोक दीजिएगा प्रेम जी। ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, कांग्रेस 200 सीटों पे मजबूत है, 200 सीटों पे डरे। तो अभी जो आप ये फार्मूले वगैरह की बात कर रहे थे ना, अब 23-24 को बैठ करके इन्हीं मार्गों पे रास्ता ढूंढने का प्रयास होगा। ओके, यानी आप कह रहे हैं कि 200 पर मजबूत हो तो 200 लो, बात खत्म करो। नहीं, ये ममता जी का विचार है। अब यही देखना, जब सब एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे,
तो ये निकलेगा। और सबसे पहले ये बात कपिल सिब्बल साहब ने बोली थी कि जो नहीं। जहां मजबूत है 1-to-1 फाइट कर ले। नहीं, और कपिल 1-to-1 सिब्बल साहब ने तो भाजपा बहुत हारेगी। योगदान किया राहुल गांधी का। हाँ, दिग्विजय सिंह और 1-to-1 कपिल सिब्बल ने फाइट में बहुत भाजपा योगदान हारेगी। किया राहुल गांधी का। एक मिनट प्रमुख साहब जुड़ गए। प्रमुख साहब, अब मेरा ऑडियो आ रहा है ना सर? मुझे मिल रहा है ऑडियो आपसे। हाँ सर, आपका ऑडियो आ रहा है। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि ये क्या जरूरत आन पड़ी आपको अपने पुराने सहयोगियों को वापस, कब से बिछड़े हैं हम? तिलक सर, पुराने सहयोगी की ये बात होती है कि जो सहयोगी होते हैं ना, वो जो अपने होते हैं ना, वो अपने ही होते हैं। हाँ, अपने तो अपने अपनों होते को हैं। कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने अपने ही होते हैं और हम हमेशा सम्मान करते हैं। हम तो अपने की बात छोड़िए, परायों का भी बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, हम तो विपक्ष को भी खूब सपोर्ट करते हैं। हाँ, हर जगह जहाँ जरूरत पड़ती है खूब सपोर्ट करते हैं। पूरे देश में हमारी सरकारी, विपक्ष की कई प्रदेशों में सरकारी, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी थी विकास के मामले में सबको दिया है। हाँ, अगर पहली सरकारों की अपेक्षा निकाल कर देख लें तो राजस्थान हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, और हमने तो पंजाब की सुरक्षा को लेकर भी ये कोशिश की। और दिल्ली के हालात क्या थे कोरोना काल में, जब लोग भागने लगे, दिल्ली के नेता ने दिल्ली छोड़ दी, तब भी हमने संभाला। तो हम अपनों को कैसे छोड़ देंगे? नहीं, आप तो पूरा विपक्ष का सहयोग करते हैं सर। जहां नंबर भी नहीं होते वहां भी सरकार बना देते हैं। नहीं, ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हाँ। सरकार बनाना, गिराना, ये काम उस तरीके का होता है कि जो दूसरे प्रयास होते हैं, अपनी अपनी लड़ाई होती है। एक लोकतांत्रिक लड़ाई है, जिसका दाव बैठे, जिसको समर्थन। बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटका पर कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है। क्या गलतफहमी? लोग समझते हैं कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। मैं कहता हूं अपने दम पर 65 प्लस अगर गए हैं और एक शानदार मैंडेट विपक्ष में बैठने के लिए कर्नाटका की जनता ने हमें दिया है। और वहां सरकार के रहने के बाद भी जिस तरीके की कोशिश विपक्ष ने की थी या भर भी किया लोगों को, उसके बाद भी इतना मैंडेट अच्छा आया है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और नहीं, बीजेपी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ती, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है सर। नहीं, आप कह रहे हैं हम विपक्ष के लिए बहुत। तिलक जी, जो हमारा वोट परसेंटेज है वो भी शानदार रहा है। सर, आप चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, वोट परसेंटेज के लिए नहीं। क्लीन स्वीप के लिए लड़ते हैं। हाँ, जीतना ही हमारा मकसद नहीं होता। तो वही बात तो प्रेम जी कह रहे हैं। कह रहे कर्नाटक चुनाव के बाद कॉन्फिडेंस हिल गया। तिलक जी, या तो जीतते हैं या सीखते हैं, कभी हारते नहीं है। निराश नहीं होती भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बहुत शानदार कार्यकर्ता, बूथ प्रबंधन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक बात प्रमुख साहब, ये 2014 और 2019 का मैं आकलन कर रहा था, क्योंकि गलत होगा तो करेक्ट कर दीजिएगा। और प्रेम जी बैठे हुए हैं, आंकड़ों के जानकार भी अच्छे। 2014 और 2019 में बीजेपी में एक समानता गठबंधन के तौर पर दिखाई दी थी। अगर शक्ल को याद करें एनडीए की, तो शायद 28 दल थे आपके पास उस वक्त, 2014 की बात कर रहा हूं। और आज आपके पास एनडीए में लगभग 18 दल बचे हैं सर। कितने? 18। और उसमें से सिर्फ 2 पार्टियां ऐसी हैं जो बड़ी पार्टियां हैं। मैं गलत तो नहीं हूं प्रमुख साहब? तिलक जी, मैं जवाब दूं? जी सर। आपने 14 की बात की है ना जी। मैं ये कहता हूं कि एक भी हमसे जो हमारा दल है कहीं भी अलग नहीं हुआ। मतभेद किसी के हो सकते, मतभेद नहीं हुआ। और आज भी हमारे साथ खड़े हैं। और जो मैं चीज कह रहा हूं ना आपको, कहां नीतीश आपके साथ खड़े हैं? उद्धव ठाकरे आपके साथ खड़े हैं? हमारे साथ खड़े हैं, आप देख नहीं रहे? अभी देख नहीं, मुझे नहीं दिखाई दिया सर। नीतीश साथ हैं आपके? देखिए, उद्धव साथ हैं आपके? नहीं, उद्धव से तो बड़ा हमने शानदार विपक्ष जो उद्धव के बदले हमें मिला, वो आप एकनाथ शिंदे क्या उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है? वो पूरी शिवसेना नहीं है। उद्धव तो अकेले ही तो गए, नीतीश अकेले ही तो गए। हाँ। जो नीतीश को बनाने वाले लोग। अच्छा, एक बात बताइए ना प्रमुख साहब, अब आपके पास कितने गठबंधन के साथी है जो आपके साथ हैं एनडीए? हमारे जितने पहले थे उतने ही है तिलक जी, घटा नहीं है। कोई भी बढ़ेगा 1-2, मैं बता दूंगा, आप चुनाव आने दीजिए। हमारा बहुत बड़ा दल है, बहुत बड़ा दल है। हाँ। दोनों चीज बड़ी है और समाहित करने की ताकत हमारे राजनेता रखते हैं। अच्छा। हमारी टीम के कैप्टन, हमारे नेता, हमारी पार्टी
कि ठीक। संगठन के जो ठीक संगठनकार संजीव हैं, जी, वो ये जो इतराते संगठन हुए को कह रहे हैं कि बनाते हमारे जो उनमें पुराने बहुत- साथी हैं वो भी हमारे साथ हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मामला ठंडन गोपाल वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कुछ और प्रारूप सेट करती है और दूसरी पार्टियों के लिए कुछ और प्रारूप सेट करती है। अगर ये कर्नाटका का चुनाव हारते हैं तो ये कहते हैं कि हमने कर्नाटका के चुनाव में सीखा, हम हारे नहीं हैं। और अगर कोई और पार्टी किसी और राज्य का चुनाव हार जाती है तो ये बोलते हैं कि वो पार्टी चुनाव हार गई। और दूसरी बात अगर मैं करता हूं तो अब मैं आ जाता हूं मुद्दों के ऊपर कि 2019 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आई थी तो कुछ अहम बातें उन्होंने देश की जनता के साथ, देश के युवाओं के साथ और देश के किसानों के साथ किए थे। पहला वादा उन्होंने जो देश के युवाओं के साथ किया था वो किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने संजीव जी ये जो है ना वो चुनावी रैली में अच्छे लगते हैं कि तुमने कितना रोजगार दिया बताओ, वो कहेंगे हमने इतना दिया, आप कहोगे नहीं इतना नहीं दिया, है ना। देखिए, मैं यहाँ पे चुनावी अब मुद्दा ये है कि फॉर्मूला क्या, जैसे रमेश मोहन जी ने कहा कि ये फॉर्मूला हो सकता है जो ममता दीदी ने दिया था कि 200 पर लड़ो, बात खत्म करो, बाकी हम निपट लेंगे। देखिए, उसके लिए 23 जून को एक मीटिंग होने वाली है और उसके दौरान तय किया जाएगा कि क्या फॉर्मूला होने वाला है और कांग्रेस को कहां कहां गठबंधन करने की जरूरत है। जहां जहां कांग्रेस को गठबंधन करने की जरूरत लगेगी, आपको लगता है कि ये गंगा जमुना की बात करते हैं ये, लेकिन तो धाराएं विपरीत है प्रेम जी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, संभावना दिखाई देती है आपको कहीं भी दूर दूर तक। वो कहते हैं कि राजीव गांधी का जो पुरस्कार है वो वापस ले लो, सदन में प्रस्ताव लाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचारी हैं, इनको जेल में भेजेंगे, सत्ता में आएंगे, और आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो स्विस बैंक का नंबर बता रहे थे शरद पवार का कि यहां पर इतना अकाउंट में इतना पैसा जाओ, आज कह रहे हो कि नहीं हम साथ साथ हैं जी। ये समझ से परे, ये दो विपरीत धाराएं हैं प्रेम जी। देखिए तिलक जी, ये बातें गठबंधन के समय भुला दी जाती है तभी गठबंधन होता है, और नहीं तो देश में कोई गठबंधन कभी होता ही नहीं। तो निश्चित रूप से जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसी के आधार पर गठबंधन होगा। आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद उसके पास एक राष्ट्रीय मुद्दा मिला है कि अध्यादेश जो लाया गया, दिल्ली सरकार के जो अधिकार छीने गए, ये पूरे देश में सभी क्षेत्रीय दलों को डरा रहा है। तो इस हिसाब से इन्होंने सबसे समर्थन मांगा तो सबने कहा कि आप बाकी मुद्दों पर हमारे साथ आ जाइए, तो सहमति का एक बिंदु बना। और दूसरी बात है, एक बात बोलना चाहता हूं कि बीते 31 असेंबली इलेक्शंस में 2018 के बाद से 31 विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 6 में दर्ज किए, सिर्फ 6 में। तो ये है बातें बता रही है कि बीजेपी के लिए चिंता का सबब नहीं। इस पे कल मैंने चर्चा की थी, आपने जो आंकड़ा दिया इस पे कल मैंने चर्चा की थी, लेकिन एक जिक्र और भी है, इसको नकार नहीं सकते आप, कि वहां पर देश के प्रधानमंत्री राज्यों के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, राज्यों की सरकारों के लिए, लेकिन जब मोदी अपने लिए वोट मांगते हैं तो तस्वीर दूसरी होती है। यह भी तो सच है ना। ये उदाहरण है, आप राजस्थान में गए तो राजस्थान में जनता ने कहा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, और उसी राजस्थान में बंपर वोट लोकसभा में हुआ ना। देखिए तिलक जी, ये जो निर्णय निकाल रहे हैं हम सिर्फ एक लोकसभा चुनाव के आधार पर निकाल रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी जी। 2019 सर फेस तो थे ना, चेहरा तो डिक्लेयर था। प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, प्रेम जी अंकित कर रहे हैं कि भाई आप पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए राज्यों के चुनावों का। आप 31 में से महज 6 राज्य ऐसे थे जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए, बाकी बैसाखियों की सरकार है। देखिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र में बैसाखी की सरकार नहीं, समर्थन की सरकार होती है। और मैं ये कहूंगा कि आप पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि वोट परसेंटेज किसी भी राज्य में कहीं भी डाउन नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का। तो फिर आरएसएस को ये क्यों कहना पड़ा आपको? ताकत की वजह से ना जिसका जिक्र अभी प्रेम जी कर रहे थे, आरएसएस को कि सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर ही काम नहीं चलेगा या मोदी के चेहरे पर ही। नहीं, हिंदुत्व कोई एजेंडा नहीं है, हिंदुत्व एक संस्कृति है। हिंदुत्व हिंदू कोई धर्म नहीं इस तरीके का हिंदू 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 से करके, हिंदू में तो सब समाहित है। आप हिंदू को टारगेट कर जो है, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमने कोई ऐसा टारगेट या कोई इस तरीके सर हिंदू को कौन टारगेट कर रहा है? इसमें हिंदू को टारगेट करने वाली बात कहां से आ गई? नहीं, आप कह रहे हो इस बात में, तो आपने आपकी मैंने हिंदुत्व का जिक्र किया सर।
आपकी आवाज थोड़ा कम मिल रही है मुझे, तो फिर दोहराइए। मैंने हिंदुत्व का जिक्र किया सर, और ये मैंने नहीं किया, ये आरएसएस ने किया, यही बात थी ना प्रेम जी? कि मोदी ब्रांड और हिंदुत्व से ही नहीं चलेगा। बीजेपी अपनी जो मूर्छा है, बेहोशी है, उसको तोड़े। तो इसमें कोई हिंदू को टारगेट करने वाली तो बात ही नहीं है, कोई प्रेम जी ने कोई ऐसी बात तो कही नहीं। भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि हिंदू को टारगेट करने के लिए आप जो है, ये जो हिंदू की बात आती है बार बार, कई बार डिबेट में आती भी है, कई बार इसका जिक्र भी होता है, जवाब भी दिए जाते हैं। हिंदू की बात नहीं है, बहुसंख्यक की भी बात है। इस देश में बहुसंख्यक भी के रूप में भी लोग रहते हैं जो 70 वर्षों से जिनका शोषण होता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। अपना कोई जय श्री राम बोलने के लिए भी जेल चले जाते थे लोग, ऐसा भी एक समय था। नहीं, अब ये विषय कहां से रखकर कुछ भी प्रेम जी क्या आधार है? प्रेम जी ओके, प्रेम जी आधार बताइए जल्दी से, फिर मैं रमेश मोहन जी आपके पास आ रहा हूँ। वो बदलाव भी हुआ। ओके प्रेम जी का आधार जल्दी से, प्रेम जी आधार बता दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, कभी कांग्रेस हिंदू पार्टी कही जाती थी, आज बीजेपी कही जाती है, यही फर्क आया है। लेकिन ओवरऑल बीजेपी को भी सत्ता में रहना पड़ा है, तो सबका साथ सबका विकास और सबको एकोमोडेट करके चलेंगे। अलग बात है कि कथनी करने में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन बोलना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये जो है, आपको हिंदुस्तान के लिए सबको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। इसलिए केवल हिंदुत्व और मोदी ब्रांड से वोट नहीं जीता नहीं जा सकता। ये आरएसएस नहीं, साथ लेकर चलना पड़ेगा मतलब? हाँ, मतलब ये है कि आरएसएस जैसा संगठन भी ये महसूस कर रहा है कि मोदी ब्रांड और हिंदुत्व के नाम पर हम चुनाव नहीं जीत सकते। हमको सब बाकी मुद्दों को और लोकल मुद्दों से कनेक्ट होना होगा। यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान ही टारगेट हो रहा है? मैं आरएसएस कह रहा है कि लोकल मुद्दों से बीजेपी कनेक्ट नहीं हो रही है, केवल मोदी ब्रांड और हिंदुत्व लेकर चल रही है। ऐसे में कैसे हम जीतेंगे? ये पूरा ऑर्गेनाइजर में लिखा हुआ लेख है, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रमुख साहब, मसला वही है कि सिर्फ अगर बात हिंदुत्व की करेंगे तो दूसरा वर्ग भी है। तिलक सर, बहुत शानदार क्वेश्चन आया प्रेम जी की तरफ से। हाँ, सिर्फ दो मिनट में करता हूँ। आ रहा हूं नमेश जी आपके पास। जिस तरीके की बात उठ रही है, या हिंदुत्व को लेकर या मुस्लिम को लेकर, 2014 के बाद हमने कोई ऐसा काम इस देश में नहीं किया। जितनी हमारी विकास की योजना, सुरक्षा की योजना है, वो अल्पसंख्यक को भी बहुसंख्यक से ज्यादा मिलती हुई है। नहीं, आपने नहीं किया, बाकी तो सर वो तो फिर चुनाव में हो ही जाता है ना, चुनाव में तो हो ही जाता है। बिना हिंदू मुसलमान के चुनाव होता है क्या? होता है प्रेम जी? तो बिना प्रधानमंत्री ने कभी मुस्लिम या हिंदू के नाम पर वोट मांगा हो, कोई बयान आया हो? आप मोदी जी को लेकर चर्चा हो रही है, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 से अब तक कोई ऐसा बयान नहीं है। रही क्षेत्रीय पार्टी और छोटे नेताओं की बात, प्रदेश स्तर पर कौन कौन क्या बोलता है डिबेट में, माननीय प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द यूज होते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। प्रधानमंत्री हम सबके हैं, लेकिन फिर भी मर्यादाएं रोज टूटती हैं। नहीं, किस घटना के आधार पर ये हिंदू मुसलमान वाली बात कह रहे हैं प्रेम जी? देखिए, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं अपने मन से, मुझे जरूरत ही नहीं कहने की। मैं तो ऑर्गेनाइजर में छपे प्रफुल्ल केतकर जी के आलेख के बारे में, जो थिंक टैंक माना जाता है संघ का और बीजेपी के लिए, उसमें कहा है कि भाई मोदी ब्रांड और हिंदुत्व से नहीं चलेगा। कांग्रेस ने जैसे कर्नाटक में लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा, बीजेपी केवल इन्हीं मुद्दों पर टिक गई, वो नहीं जीत सकी, ये वो कह रहे हैं। और परसेंटेज की बात कह रहे थे देवेंद्र जी, देखिए कर्नाटक में कांग्रेस को बीते चुनाव में 38% वोट मिला था। हाँ। फिर भी वो 80 सीट पर आ गई थी 122 से घट करके। अब आप केवल 36 पर बने हुए हैं तो खुश हैं, लेकिन कर्नाटक में बने रहना काफी नहीं होता है। नए वोटर्स के बीच में अपना परसेंटेज बढ़ाना, ये सब भी महत्वपूर्ण बात है। वरना कांग्रेस का तो वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा था पिछले चुनाव में, हारने के बावजूद। ये रमेश मोहन श्रीवास्तव जी बात प्रेम जी कह रहे हैं, क्या कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर जो है वो कर्नाटक के चुनाव के बाद बढ़ गई है, लगता है आपको कि नहीं भैया हम ही हैं जो हम हैं? देखिए, ये तो निश्चित है कि वर्तमान लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की तरफ। हाँ। कांग्रेस का संगठन पूरे देश में है, ये भी सच है। हाँ। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बहुत
प्रमुख योगदान था, प्रमुख से प्रमुख योगदान था, ये भी सच है। लेकिन वो एक मंच था ना जिसमें सारे हिंदुस्तानी एक साथ थे। मैं चलिए आपकी इस बात से सहमत हूं, परंतु आजादी के बाद तो कांग्रेस ने लीड किया है। 2019 में इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारा प्रस्ताव था कांग्रेस को, अगर उस समय ये बात मान ली गई होती हमारी, तो आज ये दिशा तय कर देती विपक्षी एकता की। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब 24 को सवेरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के हिले हुए कॉन्फिडेंस सिर्फ कर्नाटक से नहीं हुए, मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं उन पे भी जरा ध्यान दे दीजिए। हाँ। लेकिन आप तो सत्ता परिवर्तन करने आए थे ना। हाँ जी, आप तो राजनीति परिवर्तन करने आए थे ना, आप भी तो उन्हीं के साथ फिर हो लिए, इसका मतलब जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, हाँ, वो भी एक नई आशा जगा करके आए थे। हाँ, किसी ने उनसे उम्मीद नहीं की थी। आपका जो आंदोलन, आपका जो राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ वो आंदोलन की कोख से हुआ, ठीक, और वो आंदोलन था कांग्रेस के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ, और आज उसी व्यवस्था के साथ जाकर आप कह रहे हो कि नहीं हम साथ साथ हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं। जी, मैं समझा देता हूं। जो आज की तारीख में भाजपा के तेवर और कलेवर हैं, हाँ, उस भारतीय जनता पार्टी का जन्म किससे आंदोलन से हुआ था? राम मंदिर आंदोलन से हुआ था जी। 2 पे थे। हाँ, उन्होंने भी एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन किया। हाँ, कांग्रेस का जन्म भी आंदोलन से ही हुआ। हाँ, कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका जन्म आंदोलन से हुआ है। हाँ, हमारा भी जन्म आंदोलन से हुआ। हाँ, जनता के मन में अपनी जगह हमने आंदोलन से बनाई है। ठीक। हम व्यवस्था के खिलाफ थे। अच्छा, कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, व्यवस्था के खिलाफ थे। देखिए, व्यवस्था के खिलाफ जो हमने अलग जगाई, उसने कांग्रेस को सबक भी सिखा दिया कि उस अहंकार से, यानी आप ये कह रहे हो जो आप लोगों के मुताबिक पाप थे वो पाप धुल गए, राइट? जी नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, हाँ, कि हमारी लड़ाई इस समय देश में संविधान को बचाने की है। यानी आपकी लड़ाई जो है वो सिर्फ सत्ता को बचाने की है, सत्ता हासिल करने की है। जी नहीं, संविधान तो सर हर बार मरता है, आप लोग मार देते हो हर रोज। विपक्ष के कम से कम 7-8 मुख्यमंत्रियों का खुला समर्थन हमें मिला। क्या हम उन राज्यों में सत्ता के लिए जा रहे हैं, या जिस दिन रमेश मोहन श्रीवास्तव जी कांग्रेस का समर्थन आप ले आओगे तब मैं प्रमुख साहब से पूछूंगा, ले आओ एक बार समर्थन। 24 को बैठक तो होने दीजिए सर। चलिए ठीक है, थोड़ा इंतजार कर ठीक लीजिए, है, थोड़े ठीक है। दिन प्रमुख साहब को मुस्कुरा लेने दीजिए। ओके प्रमुख साहब, जल्दी से प्रसन्न जी आ रहा हूं। देखिए तिलक सर, मैं यही कहूंगा कि जो आपने शुरू में कहा था कि ये जो गठबंधन हो रहा है, इसमें बड़ी बात एक निकल कर आ रही है कि सबके सर पर एक सेहरा है, जो दूल्हे के सर पर मोहर भी बोलते हैं देहाती भाषा में। सबने मोहर बांध रखा। बारात में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बारात की शोभा बढ़ाने के लिए जाएगा, जो फेरों पे काम आएगा, या विदाई समारोह में काम आएगा, या खाना खाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए जो बैंड बाजा बारात में नाचने के काम आएगा। यहाँ सबके चेहरे लगा लगा के सब दूल्हे बने बैठे हैं। हाँ, बाराती कोई नहीं है। आएंगे इनके लिए, सबके विवाह कहाँ से होंगे? हाँ। और वो कांग्रेस ने कह दिया हमारा दूल्हा राहुल गांधी है, तो केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के दूल्हा, और ममता जी अपनी पार्टी की दूल्हा बनी बैठी हैं। ठीक, तो सब दूल्हाओं से कैसे काम चलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी को तो सोचने की जरूरत इसने प्रमुख साहब दूल्हा ही तय नहीं हो पाया। ओके, मैं रमेश जी से पूछ लूंगा, रमेश जी से पूछ लूंगा। एक लाइव में कमेंट आया, पढ़ देता हूं। ये लाइव में कमेंट आया कि आप जिक्र कर रहे थे हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। वो कह रहे हैं कि बुलंदशहर की घटना पर भी कुछ बोल दीजिए, जो बुलंदशहर में शिवलिंग खंडित वाला मामला है। देखिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट्स पर जवाब जल्दी से दिए नहीं जाते हैं, और कमेंट्स अगर बुलंदशहर की बात करते हैं तो शायद पिछली सरकारों में जो समर्थक है कांग्रेस के, उसके तो बहुत बड़ी बड़ी घटना इस देश में घटी है। हिंदू और मुसलमान 300 प्लस दंगे होते थे, प्रदेश जलता था। जब कमेंट करने के लिए कहां जाते थे आप? कमेंट करके नहीं पूछते थे उसमें हिंदू कटा है मुसलमान। आज आपको बुलंदशहर याद है, जब आप पूरा मुजफ्फरनगर जल गया, पूरा का पूरा चला, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जब नहीं आया,
किसकी सरकार में जला? आप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश जलता तो नहीं है? क्राइम में मुस्लिम तो नहीं मरता, हिंदू तो नहीं मरता, सिख तो नहीं मरता, ईसाई तो नहीं, बात मरता? सही कह रहे प्रमुख साहब आप। ना बात सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई बुलंदशहर की घटना को लेकर भी तो फिर, क्योंकि पहले कहा गया था कि ये मुस्लिम युवक हैं और फिर निकले उनके नाम, मैं नाम पढ़ के बताऊं सर, हरीश शर्मा, शिवम, केशव, अजय। देखिए हमारे लिए और बताया जा रहा है ये शराब के नशे में थे, शराब के नशे में थे सर। 17 मूर्तियों को इन्होंने खंडित किया और बकायदा हरीश जो आरोपी है उसके घर पर ये पूरी सब कुछ हुआ। और फिर एजेंडा है सर कि क्रिमिनल के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, मुस्लिम नहीं है एजेंडा सर। फिर वही सवाल उठता है ना, फिर ये क्यों आखिरकार इस तरह का माहौल? बताइए, कोई घटना को किसी के साथ भी जोड़ दीजिए। कानूनी एक प्रक्रिया है, जो दोषी है बख्शा नहीं जाए। नहीं सर, वो तो शुक्र है पुलिस का कि पुलिस ने बता दिया कि इनके नाम जो है हरीश है, शिवम है, केशव है, अजय। वहां तो जोड़ दिया था कि मुस्लिम है सब। नहीं, कोई भी सही, इनके हरीश हो, अजय हो, फलाना हो, इफ्तार हो, आलम हो, सब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का कानून सबके लिए एक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है देश में, प्रदेश में। नहीं, आपको गुस्सा नहीं आया इस तरह से ये मामला बुलंदशहर का जो सामने आया, आपको गुस्सा नहीं आया उसको देख के? मुझे? हाँ, नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आएगा तिलक जी? मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इंसान हूँ, इधर की आवाज थोड़ी कड़ी होती है, कठिन होती है। लोग कभी कभार नहीं गुस्सा सर, अगर शिवलिंग खंडित होता है तो गुस्सा तो आना चाहिए ना। नहीं, मैं इस तरीके की बात बेवजह की गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। अगर किसी ने ये काम किया है, जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाए। आपकी बात सर, इस मामले में किसी के बात नहीं हो, चाहे विपक्ष में, उसमें कोई, मैं हिंदू मुसलमान पर भी चर्चा नहीं करता इस मामले में। क्रिमिनल के लिए उत्तर प्रदेश में तो कहीं जगह है नहीं। दिल्ली देख ले, पास का राज्य है, राजस्थान देख ले, क्योंकि वहां थोड़ा थोड़ा उनको भी सहयोग मिल रहा है। तो बताइए, एक घटना को बिल्कुल जो है हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया गया, इसलिए मैंने ये बात कही थी आपसे। नहीं, ये जो बेटी के साथ हुआ दिल्ली में, ये कौन सा, इस पर क्या, इस पर भी कोई कमेंट आया कि एक बेटी को किसने चाकू, किस धर्म ने मारे? पूछा जरा इस बार कमेंट कर किसी भाई का आया हो तो? क्या गलती थी उस बेटी के? ताजी घटना ना, बुलंदशहर से बाद की है, इस पर भी कमेंट पूछ लो तिलक जी। नहीं तो फिर वो ऐसे ही एक मामला एएसआई शंभू दयाल का आया था, याद होगा आपको, जिनकी हत्या की बात थी। वो उसका नाम था अनीश राज शायद, और उसे मोहम्मद अनीश बना दिया गया था। नहीं, ऐसे इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये सब जात के विषय होते हैं। इसे घुमा फिरा कर डिबेट में इस तरीके के तर्क रखे जाए कि किसी जाति धर्म को लेकर ज्यादा चर्चा हो। अगर कोई भी आदमी दोषी है, मैं तो कहता हूँ हमारी सरकार ने तो कहाँ बख्शा है। हाँ। अरे क्रिमिनल हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सबको बराबर लगी ना। हाँ। जिस पर गोलियां चली, किसी पूछ कर नहीं चलती, वो एनकाउंटर हो या कुछ भी हो, या उनके मुकदमे हो, सब काम बराबर हुआ सबके खिलाफ। जो कानून के राज को पसंद नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश में उसको जगह नहीं मिलेगा। ठीक, बुलंदशहर वाली घटना पर आपको अफसोस हुआ सुनकर, शिवलिंग वाली बात? बुलंदशहर की घटना जात का विषय है, जो भी निकल कर आएगा बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, वो जांच तो हो गई सर पूरी, अगर जांच होगी तो सजा भी होगी। अच्छा हुआ पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया उसमें कि जल्दी खुलासा कर दिया, वरना तो फिर कुछ और ही स्थिति पैदा हो रही थी। और फिर जल्दी होता है, उत्तर प्रदेश में कोई गुंजाइश नहीं होती, या कोई क्या चेहरा वेरा नहीं छुपता। ठीक, ओके। यहाँ बुलडोजर भी जल्दी पहुंच जाता है, कोई भी हो, छाती देख कर नहीं चलता है। अच्छा ठीक है कोई सर, गलतफहमी ना पाले। नहीं सर, आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं डरा रहा। हाँ। ये कमेंट के माध्यम से जवाब है मेरा कि क्या आप समझे नहीं कि समर्थन मिल जाएगा। ठीक है, ओके। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, क्विक रिएक्शन। अब ये बात वो कुल मिलाकर यही है कि अध्यादेश पर आकर टिक गई है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले, कांग्रेस के साथ यही डील कि नहीं? अगर इन्होंने मना कर दिया फिर क्या करेंगे? अभी तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यही आया है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं। हाँ, तो विचार करने दीजिए। संजीव जी, ये आम आदमी पार्टी वाले जिन्हें आप बी टीम कहते थे बीजेपी की, और वो कह रहे हैं कि अगर अध्यादेश के मामले पर आप लोग साथ हैं तो फिर पटरी पर बात बनेगी, नहीं तो फिर गुजरात में जो हुआ फिर वही होगा। देखिए, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। हमारी नहीं, वो तो करेगी हाईकमान संजीव जी, आप कहेंगे भी तो आपके कहने पे तो नहीं होगा ना, लेकिन हाँ, फॉर्मूले वाली बात है, इस हाथ दे उस हाथ ले।
देखिए, हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को विपक्ष की जरूरत तभी पड़ती है जब उन्हें विपक्ष की याद आती है। पहले ये सारे विपक्षों को भला बुरा कहते थे कि ये सारे के सारे लोग करप्ट हैं, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और आज जब इनके खिलाफ अध्यादेश आ गए तो इनको विपक्ष की जरूरत पड़ेगी। क्यों? आप भी तो बीजेपी की बी टीम बोलते थे इनको, तब बुरा नहीं लगा? देखिए, हम तो पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं कि क्या? बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस को हराने के लिए ही हर जगह जब आज भी बीजेपी की बी टीम मानते हो आप इनको? देखिए, आज भी बीजेपी की बी टीम मानते हैं, क्योंकि जब भी अगर आप देखें गोवा के अंदर इलेक्शन हुआ। रमेश जी, फाइनल कमेंट प्लीज आपका। ये कह रहे हैं कल भी आप बी टीम थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और फिर इनके साथ एक छत के नीचे बैठ के अंगूर खाओगे आप? जी नहीं, देखिए ऐसा है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र जिसकी हत्या हो जाती है बार बार, आएंगे इसमें सब साथ आएंगे। हाँ, और नहीं तो जो भाजपा का प्लान है ना कि विपक्ष को कुचल दो, फिर जो अभी भाई साहब कह रहे थे बुलडोजर, किसी में भेद नहीं करेगा। विपक्ष को कुचल दो का मतलब समझते हैं सर? इमरजेंसी याद है? नहीं, इमरजेंसी तो वैसे भी समझिए अघोषित लगी ही है। हाँ, आप किसी की आलोचना कर दें, आप किसी के खिलाफ लिख दें, आप किसी का कार्टून बना दें, इस तरह की बातें तो अभी हो रही हैं। रमेश जी, आपके सामने तो सवाल पूछे, आप तो मीडिया में प्रमुख साहब से सवाल नहीं पूछे आप तो मीडिया में नहीं, आप देखिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप मीडिया में है। आखिर ये गोदी मीडिया वाला शब्द कहां से आया? कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है ना। नहीं, मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा। नहीं, कौन क्या है सर, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। ये इमरजेंसी तो है, कहां क्या चला रहा है वो, यहाँ जो चल रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी है ना? ये इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी, जिसमें कि आपकी सरकार अगर बनती हुई, कुल मिलाकर इन्होंने आपको कहा आप बी टीम थे, बी टीम है, बी टीम रहेंगे। अब ये दाग धोइए सर्फ एक्सेल से, फिर उसके बाद बात होगी। ठीक, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपका भी, रमेश जी आपका भी, प्रमुख साहब आपका भी, और प्रेम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुनबा बढ़ाओ जीत पाओ। अब कौन कुनबा अपना बढ़ा पाता है, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।